मैं चेतन लाल रेगर, व्याख्याता समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला बेलूर। मैं आज आपको BA पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय समाज के मुद्दों और समस्याओं के अंतर्गत बेरोजगारी के अध्याय के संदर्भ में चर्चा करूंगा। जैसा कि हमने पूर्व में बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है और कितने प्रकार की जो बेकारी या बेरोजगारी हमारे समाज में मौजूद है, उसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन आज हम बेकारी के क्या कारण हैं, किन कारणों से समाज में बेकारी पैदा हुई है, तो इसके संबंध में इलियट एवं मेरिल ने जो अपनी पुस्तक थी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में बेकारी के कारणों को दो भागों में विभाजित किया है। एक पर्सनल फैक्टर्स यानी व्यक्तिगत कारण, और दूसरा जो है अव्यक्तिक कारण। व्यक्तिगत कारण से तात्पर्य जिसके लिए व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक अक्षमता उत्तरदायी है। तो इसके अंतर्गत 3 कारण हैं जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है। पहला आयु की दृष्टि से हम व्यक्तियों का विभाजन बालक, युवक और वृद्ध 3 श्रेणी में कर सकते हैं। बालकों एवं वृद्धों में बेकारी की समस्या युवा लोगों की अपेक्षा गंभीर है। युवा वर्ग के लोगों को अनुभव की कमी के कारण नए व्यवसाय में प्राथमिकता नहीं दी जाती, और मध्यम आयु के जो व्यक्ति यानी कि जो 25 से 40 वर्ष के होते हैं वो बेरोजगारी से कम ग्रसित होते हैं। 40 वर्ष के बाद प्रमुख रूप से 50 और 60 वर्ष के लोगों में बेरोजगारी अधिक होती है, क्योंकि श्रम बाजार में युवा कार्यकर्ता मिलते हैं तो वृद्धों को कोई भी नौकरी देना नहीं चाहेगा। तो वृद्धों द्वारा युवा लोगों की तुलना में उत्पादन कम ही होता है और उनके दुर्घटना के अवसर भी अधिक होते हैं, तो वे अनुकूलन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो कहने का तात्पर्य एज फैक्टर जो है वो बेरोजगारी उत्पन्न करने में एक कारण है। दूसरी है वोकेशनल फिटनेस अर्थात व्यावसायिक योग्यता। कई बार व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे क्या काम करना चाहिए, उसकी क्या रुचि है और वह किस काम को अधिक योग्यता से कर सकता है। कई बार व्यक्ति किसी भी काम को करने को तैयार हो जाता है। सेवा योजक या मालिक ये चाहते हैं कि उनके यहाँ ऐसे व्यक्ति काम करने को तैयार हो जाएं जो योग्य हो, सक्षम हो, प्रशिक्षित हो। तो किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिक होने पर भी उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तीसरी जो प्रकार है व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत वो है बीमारी और शारीरिक अयोग्यता, इलनेस एंड डिसेबिलिटी। जो व्यक्ति स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए बीमार होते हैं उन्हें भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। कारखानों प्रणाली में मशीनों के कारण होने वाली छोटी मोटी दुर्घटनाएं बड़ी हैं, और मशीन पर काम करने के समय थक जाने या नींद आ जाने से जो अंग भंग होने के अवसर भी रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी बेरोजगार हो जाते हैं। जो व्यक्ति दिव्यांग श्रेणी में हैं उनकी शारीरिक डिसेबिलिटी के कारण भी वे बेरोजगार होते हैं। तो कुछ व्यक्ति जन्म से ही शारीरिक रूप से विकल्प पैदा होते हैं, फिर भी कई लोगों को तो प्रशिक्षण देकर उनके योग्य कार्य में लगा दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य बीमारी और शारीरिक अयोग्यता इनको भी व्यक्तिगत कारण की श्रेणी में। तो इस प्रकार व्यक्तिगत कारण आयु, व्यावसायिक योग्यता और बीमारी ये शारीरिक अयोग्यता के कारण बेकारी उत्पन्न होती है। दूसरे जो भाग है जिसमें बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह है अव्यक्तिक कारण। अब अव्यक्तिक कारण में बहुत सारे कारण हैं। उसमें जो पहला कारण बताया है वह है जनसंख्या में वृद्धि।
भारत में बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? जनसंख्या में बढ़ोतरी। हमारे यहाँ प्रति वर्ष 1.70 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है, परंतु जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में उद्योग धंधे नहीं पनप रहे। तो उसका परिणाम अवसर ये हुआ कि रोजगार के अवसरों में कमी आई, अर्थात वो नहीं बढ़ रही। तो ये बेरोजगारी बढ़ने का एक कारण है। दूसरा है कि वो है सीमित भूमि। सीमित भूमि यानी जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही, किंतु लेकिन जो लैंड है, ज़मीन है जिस पे जनसंख्या खेती करती है, हम जानते हैं कि भारत में अधिकतर जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, अर्थात खेती का कार्य करके वह अपना जीवन यापन चलाती है। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के अनुपात में खेती का जो क्षेत्रफल है वो नहीं बढ़ा, अर्थात वो सीमित है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में खेतों बंटने से व्यक्ति कार्य करते हैं और उससे क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी पनपती है। क्योंकि एक तरफ तो भूमि का भार बढ़ता है, दूसरी तरफ भूमि में उत्पादन भी घटता जाता है। तो ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। तीसरा है मौसम एवं प्राकृतिक कारण। भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण भी कई बार फसल बर्बाद हो जाती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, तूफान, चक्रवात, ओले, टिड्डियाँ, कीटाणु के आक्रमण के कारण कृषि को हानि होती है और बेचारे किसानों को गरीबी या बेकारी का सामना करना पड़ता है। तो मौसम एवं प्राकृतिक कारण भी एक बेरोजगारी का कारण है। नंबर 4 है दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। अंग्रेजों के समय से ही देश में जमींदारी, तालुकेदारी एवं रेतवाड़ी प्रथा प्रारंभ हुई। एक तरफ ऐसे लोग जिनके पास उपजाऊ जो भूमि है बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति हैं जो भूमिहीन कृषि मजदूर जिनकी संख्या भूस्वामियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो भूस्वामी कृषि मजदूरों का शोषण करते हैं और जमींदारी उन्मूलन कानून एवं भूमि सुधारों के प्रयासों के बावजूद भी किसानों की वास्तविक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया। कृषि मजदूर भूस्वामियों की दया पर ही जीवित हैं। यही कारण है कि गाँव में कृषि बेरोजगारी पनपी है। नंबर 5 कृषि की पिछड़ी दशा। बेकारी का एक कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। ये भी आज भी कृषि की पुरानी विधियां प्रचलित हैं। हल व बैल की सहायता से खेती करना, अवैज्ञानिक तरीकों को प्रयोग में लेना, तो इसके कारण भी कृषि में जो उत्पादन क्षेत्र में जो है पैदावार नहीं बढ़ने के कारण भी जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने से भी व्यक्ति मजबूरन उससे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। मजदूरों में प्रशिक्षण का अभाव। भारत में मजदूरों में शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण का अभाव पाया गया। वे दक्ष किसान एवं श्रमिक नहीं बन पाते। यही कारण है कि उन्हें उद्योगों व कारखानों में उचित रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अपूर्ण औद्योगिक विकास। तो अब भारत का अभी भी पूर्ण औद्योगिक विकास नहीं हुआ तथा औद्योगिक विकास की गति यहाँ बहुत धीमी है। बढ़ती जनसंख्या के लिए उद्योगों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों के अभाव के कारण भी बेरोजगारी पनपी। बड़े बड़े उद्योग तो भारत में आ गए, लेकिन फिर भी अभी भी उनमें अभाव है। जो उद्योग हैं वे या तो पूर्ण अपनी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे अथवा उनका रोजगार प्रदान करने की क्षमता है वो कम। तो अपूर्ण औद्योगिक विकास के कारण बेरोजगारी बढ़ी। नंबर 8 उद्योगों का केंद्रीकरण। सामान्यतः उद्योगों का केंद्रीकरण बड़े बड़े नगरों में हो पाया और इन उद्योगों में काम करने की आशा से गांव के लोग शहरों में आते हैं। शहरों में श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, किंतु सभी इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। तो उद्योगों का देश के विभिन्न भागों में विकेंद्रीकरण नहीं होने के कारण गांव के लोगों के ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते। नंबर 9 गतिशीलता में कमी। भारत में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। वे धर्म, भाषा, प्रांत, रिश्तेदारी एवं परंपराओं से बंधे होते हैं।
वे अपना मूल निवास छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते। एक राजस्थानी कहावत भी है कि गेहूँ छोड़ मक्का खान, मेवाड़ छोड़ कहीं न जाना। लोग कम आय में भी असंतोष कर लेंगे, लेकिन अधिक धन उपार्जन के लिए वे दूर के क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। तो गतिशीलता की कमी के कारण भी भारत में बेरोजगारी बढ़ी। नंबर 10, कुटीर उद्योगों का पतन। भारत में औद्योगिकरण हुआ तो छोटे छोटे उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो उद्योग जो थे गांव में वो बंद हो गए, और उनमें लगे हुए जो व्यक्ति थे वो सब बेकार हो गए। तो कुटीर उद्योगों का पतन होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ी। इसी प्रकार नंबर 11, औद्योगिकरण एवं अभिनवकरण। जब उत्पादन का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाने लगा तो औद्योगिकरण की नींव पड़ी। विशाल उद्योग स्थापित किए गए जिनमें बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन किया जाने लगा। उद्योगों में कम व्यक्ति औद्योगिकरण के कारण बेकार हो गए। उद्योगों में अभिनवकरण ने बेरोजगारी को जन्म दिया। अभिनवकरण से तात्पर्य है कि ऐसी मशीनों का प्रयोग जिनसे कम श्रम में अधिक उत्पादन किया जा सके। पूंजीपति अपने कारखाने का अभिनवकरण करता है तो श्रमिकों की कटौती करता है और श्रमिक बेकार हो जाते हैं। तो इस तरह से औद्योगिकरण और अभिनवकरण भी बेरोजगारी को पैदा करने में योगदान दिया। नंबर 12, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य था प्रशासन के लिए बाबू वर्ग तैयार करना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति शारीरिक रूप से घृणा करता है। आज भी शिक्षा व्यक्ति को रोजी रोटी के लिए तैयार नहीं करती। आज प्रत्येक व्यक्ति नौकरी ही प्राप्त करना चाहता है और सभी को नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। अतः पढ़े लिखे व्यक्तियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अर्थात दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली को भी हम बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी मान सकते हैं। नंबर 13, सार्वभौमिक शिक्षा, मास एजुकेशन। वर्तमान समय में प्रजातंत्रीय आधार पर शिक्षा का प्रसार हुआ और सभी लोगों को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। प्रतिवर्ष शिक्षण संस्थाओं की वृद्धि होती गई और इनमें हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करके निकले, किंतु इन शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का अभाव है। तो आजकल छात्रों का जो झुकाव है वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए आदि बनने की ओर ज़्यादा है। वे कम श्रम द्वारा अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस वजह से सार्वभौमिक शिक्षा को भी इसके लिए उत्तरदायी माना गया। नंबर 14 है, श्रम की मांग व पूर्ति में असंतुलन। तो जब श्रमिकों की कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में मांग तथा पूर्ति अधिक होती है तो लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 15, व्यापार चक्र एवं मंदी। व्यापार में भी उत्थान एवं पतन का चक्र चलता है। कभी कोई व्यवसाय उन्नति के चरम पर पहुंचता है तो कभी वह गिरावट की स्थिति में भी आ जाता है। जब व्यापार में मंदी आती है तो व्यापार ठप हो जाता है और उससे संबंधित जो कारखाने हैं घाटे एवं माल न बिकने के कारण बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक कारण माना गया है। इसी प्रकार मौसमी उतार चढ़ाव, कई व्यवसाय जो मौसम के साथ जुड़े हुए हैं, मौसम के अनुसार उद्योग धंधे सबसे होते हैं। जैसे मौसम बदलता है उनके कार्य, जैसे विवाह शादी के समय जो आभूषण बनाने से लय काम वो भी ठप हो जाता है। नंबर 17, व्यापार एवं उद्योग धंधों में असामंजस्य। जब दो परस्पर संबंधित व्यापार उद्योगों संबंध बिगड़ जाते हैं तो एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को ठप कर देता है और उसमें व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। नंबर 8, वस्तुओं की मांग में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उस वस्तु के उत्पादन से जुड़े हुए व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कृत्रिम धागों में जैसे रेयन, नायलॉन, टेरिलॉन के बने वस्तुओं का अधिक प्रयोग होने से रेशम उद्योग संकट में पड़ गए। पूंजी की कमी, पूंजी के अभाव में भी उद्योग, व्यापार, कृषि और व्यवसाय का संचालन संभव नहीं होता है। लोगों की संख्या में वृद्धि होती है किंतु देश में पूंजी का निर्माण कम होता है। इस प्रकार श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, बेरोजगारी बनती है। करों में वृद्धि, जब सरकार किसी व्यवसाय विशेष पर कर भार बढ़ा देती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। किसी वस्तु की महंगी हो जाने से कर भार बढ़ा देती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है और उसका उपभोग नहीं हो पाता है, तो व्यवसाय नहीं खोले जा सकते। तो करों में बढ़ोने से भी व्यवसाय का उत्पादन घटाना पड़ता है। सरकारी नीति भी ऐसी होती है, प्रत्येक राज्य की अपनी उद्योग नीति होती है।
किसी वस्तु का आयात व निर्यात कितना होगा, ये सरकार की नीतियों पर निर्भर होगा। यदि विदेश से किसी वस्तु का आयात अधिक होगा तो हमारे यहाँ उद्योग नहीं पनप पाते, तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। तो सरकार की पॉलिसी भी इसमें एक जिम्मेदार है। सामाजिक सुरक्षा के प्रयत्न, सरकार ने बेकार निवारण के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की। जब लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है तो वे श्रम करना पसंद नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से भी बेरोजगारी बनती है। शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता, आजकल लोग शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहते, काफ़ी लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, तो शारीरिक श्रम करने के बजाय वो बेकार रहना पसंद करते हैं। औद्योगिक तनाव, जब मजदूर वेतन, महंगाई भत्ते, काम के घंटे, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, निवास की आदि मांगों को मनवाने के लिए श्रम संघ आह्वान पर हड़ताल, तोड़फोड़, तालाबंदी करते, कारखाने बंद हो जाते, बेरोजगारी बढ़ती। नंबर 25, नौकरी की प्रतिष्ठा। आजकल लोग व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी करना अधिक पसंद करते हैं, तो नौकरी करना प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। जब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिलती, वो बैठे रहते बेकार, तो नौकरी की प्रतिष्ठा के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। व्यवसाय में परिवर्तन, जब एक व्यक्ति किसी व्यवसाय में लगा हुआ और जिसमें उसमें रुचि नहीं हो, उसे छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो व्यवसाय बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरे व्यवसाय करना चाहता है, लेकिन अन्य व्यवसाय प्राप्त उनको नहीं मिल पाता, तो बेरोजगारी बढ़ती है। ऊंची मजदूरी, जब मजदूर की ऊंची दर हो जाती है तो श्रमिकों की मांग घट जाती है, तो परिणाम स्वरूप श्रमिकों में बेरोजगारी बढ़ती है। तो अर्थात इतने सारे कारण हैं जिनके कारण समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ने के पीछे कम से कम 27 कारण जो समाजशास्त्र ने बताए हैं वास्तव में उचित है, जिसके कारण समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है। थैंक यू।